बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 स्टडी करना है जो कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट्स या जो भी चीज़ें सेक्शन 10 के अंदर मौजूद हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी होनी चाहिए, और अगर उनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो उसका मतलब हम ये लेंगे कि वो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेक्शन 10 के अंदर बेसिकली 5 चीज़ों का जिक्र किया गया है। उसमें सबसे पहले ये आता है कि पार्टीज़ जो हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर ये आता है कि जो कॉन्सेंट है, यानी जब एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है तो उसके अंदर हम फ्री कॉन्सेंट की बात करते हैं, तो जो कॉन्सेंट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब ये फ्री कॉन्सेंट क्या होती है, बेसिकली आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है, इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तीसरी चीज इसमें है कि जो कंसिडरेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि जो भी पार्टीज एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन का होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और कंसिडरेशन का मतलब ये होगा कि कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फायदा ले रही है। जैसे कि अगर कोई चीज अपनी सेल करता हूं तो उसमें मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये मेरी कंसिडरेशन है आउट ऑफ दैट वेरी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, और जो बंदा खरीदने वाला है तो उसको वो चीज मिल जाएगी। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा मकसद ना हो जो कि गैर कानूनी है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पांचवी जो चीज सेक्शन 10 में लिखी हुई है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो स्पेसिफिकली बार्ड नहीं होना चाहिए बाय दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जहां पर भी दो पार्टीज कोई भी एग्रीमेंट करती हैं किसी भी टर्म्स पर, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वही लॉ है, ठीक है, और वही कोर्ट्स एनफोर्स करेंगी जो पार्टीज के दरमियान एग्रीड अपॉन हो गया। लेकिन जो स्पेसिफिकली प्रोविजंस मौजूद हैं कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली वॉइड कह दिया गया, तो वहां पर अगर पार्टीज एक चीज के ऊपर आमादा या रजामंद हो भी जाती हैं, लेकिन अगर वो अदरवाइज उस स्पेसिफिक क्लॉज के अंदर फॉल करता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पार्टीज की मर्जी के बावजूद भी। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि फ्री कॉन्सेंट का यहाँ पर क्या मतलब लिया गया है। फ्री कॉन्सेंट के बारे में कहा जाता है कि जहां पर दो पार्टीज वो एक ही चीज पर सेम मैनर के अंदर एग्री हो जाती हैं, यानी कि जो एग्रीमेंट है टर्म्स उसके ऊपर भी और किस तरीके से उन टर्म्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके ऊपर भी दोनों पार्टीज आपस में रजामंद होंगी। उसके बाद सेक्शन 14 के अंदर फ्री कॉन्सेंट का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कॉन्सेंट फ्री होगी दोनों पार्टीज की या किसी एक पार्टीज की जब उसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद ना हो। तो वो जो एलिमेंट्स हैं उनको आने वाले सेक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 15 में कोवर्जन है, सेक्शन 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की जाती है, 17 के अंदर फ्रॉड का जिक्र है, 18 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन का जिक्र है, और सेक्शन 20 के अंदर मिस्टेक एज रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट का जिक्र है। तो ये चार या पांच तरह की जो चीजें हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर इन 4 या 5 चीजों की बेस के ऊपर अगर कोई कॉन्सेंट ली गई है किसी भी बंदे से तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी, और इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए जिस पार्टी से कॉन्सेंट ली गई वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है और वो कह सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट माय ऑप्शन, और मैं इसका पाबंद नहीं हूं क्योंकि मेरी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। लेकिन ये जो भी ग्राउंड्स इसके अंदर लिए जाते हैं वो उस पार्टी को, ग्राउंड लेने वाले को साबित करने पड़ेंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के थ्रू खत्म करवा सकता है। सेक्शन 15 के अंदर हमने कोवर्जन का जिक्र किया था। कोवर्जन का मतलब है जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब अगर कोई भी पार्टी की आप कॉन्सेंट लेंगे, लेट्स से कि वो गन पॉइंट पर होती है, या फिर आप उसको कोई धमकी या थ्रेट कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करूंगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे किसी जानने वाले को, बच्चे को, वालिदैन में से किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, यानी कोई भी चीज जो कि उस कॉन्सेंट देने वाले को मजबूर कर देती है, किसी भी किस्म का थ्रेट जो कि उसको कॉन्सेंट देने पे मजबूर कर देगा, वो बेसिकली
कोअर्जन के अंदर आ जाएगा। तो जैसा हमने पढ़ा कि सेक्शन 14 ये बताता है कि ये चीजें फ्री कॉन्सेंट में नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज जो मौजूद नहीं होनी चाहिए वो कोअर्जन है। तो इसका मतलब कि जबरदस्ती या कोअर्जन की बेस पर अगर कोई कॉन्सेंट ली गई तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगी, और जिस भी बंदे से जबरदस्ती कॉन्सेंट ली गई वो बाद में उसको साबित करके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार देने का या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आम जबान में खत्म करवाने का मजाज होगा। इसी तरीके से सेक्शन 16 हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि जहां पर कोई एक पार्टी किसी को गैर नेचुरल तरीके से या अननेचुरल तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करेगी, उसके ऊपर असरअंदाज होगी। जो एग्जैक्ट वर्डिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में वो ये है कि जहां पर वेयर अ पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। अब ये किसी भी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, किसी भी पोजीशन की वजह से हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पीर है और एक मुरीद है, ठीक है। अब ये पीर मुरीद की इस वजह से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लॉ के अंदर इसी तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। अब इनका रिलेशनशिप ऐसा है जो यानी कि जो पीर साहब हैं वो किसी भी मुरीद की या फिर उनका जो सबॉर्डिनेट है उसकी विल को डोमिनेट करने की उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से जो वालिद है वो अगर अपने बेटे से कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो वो भी ऐसा रिलेशनशिप है कि बेटा चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, वहां पर भी हम यही सिचुएशन देखते हैं। या फिर अगर एक बंदा किसी पोजीशन पर है, यानी लेट्स से कि अगर मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाता हूं और वहां पर मेरा किसी एक सरकारी ऑफिसर से काम फंसा हुआ है, तो अब मुझे पता है कि उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसकी सिग्नेचर या मर्जी या मदद के बगैर मेरा काम नहीं हो सकता। तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है मेरे से, या फिर मेरी किसी कीमती चीज के ऊपर उसकी नजर होती है तो वो सस्ती पैसों के अंदर वो चीज खरीद लेता है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लैंड ग्रैबर है या लैंड माफिया है, वो भी किसी बंदे से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें कोर्जन भी आ सकती है, यानी वो स्ट्रेट अवे धमकी भी देगा। या फिर अगर वो धमकी नहीं भी देते, जो बेचारा बेचने वाला होगा उसको पता है कि ये लैंड ग्रैबर्स हैं, अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो डायर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन होगी ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। यानी हमें लग रहा होगा कि ये कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट है, लेकिन वो रिलेशनशिप या पोजीशन ऐसी होगी कि एक पार्टी वो दूसरे की विल को डोमिनेट करेगी। यानी कि जिस बंदे को नुकसान हो रहा है वो अपनी मर्जी से अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकेगा, और उसके ऊपर जो दूसरे बंदे की विल है वो डेफिनेटली असरअंदाज होगी और वो ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दोनों के अंदर जिस बंदे के ऊपर कोअर्जन एक्सरसाइज किया गया या जिस बंदे की कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से ली गई, उनके ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। यानी वो बाद में अगर कोर्ट में जाते हैं और वो साबित कर देते हैं कि हमने इन हालात को फेस किया और हमारी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, तो उनके ऑप्शन के ऊपर, चूंकि नुकसान उनको हो रहा है, तो उनके ऑप्शन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करार दिया जा सकता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद सेक्शन 17 और सेक्शन 18 तरतीब से फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को जाहिर करते हैं। फ्रॉड का मतलब और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम है तकरीबन, ऑलमोस्ट दे आर सेम, लेकिन इनके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस मौजूद है। जहां पर फ्रॉड की बात करेंगे तो अगर पर्सन ए फ्रॉड प्ले कर रहा है पर्सन बी के अगेंस्ट, तो पर्सन ए को पता होगा कि मैं जो भी बात बता रहा हूं या जो भी बात मैं कर रहा हूं वो झूठ पर मबनी है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर एक बंदा गलत बयानी कर देता है, लेकिन वो गलत बयानी इंटेंशनल नहीं होती बल्कि वो एक मिस्टेक के जरिए से होती है। यानी जो स्टेटमेंट देने वाला है वो यही समझेगा कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो सच नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो बात भी गलत बयानी पर मबनी होती है। जबकि फ्रॉड के अंदर जो बोलने वाला है उसको पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जैसे अगर कोई सेलर है वो अपनी चीज को सेल करता है और बायर है और वो उसको खरीदता है। लेट्स से कि बायर कहता है कि मुझे सेल फोन चाहिए या फिर मुझे ये फलां प्रॉपर्टी चाहिए, और सेल फोन मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे इसके अंदर कैमरा यूज करना है। अब क्या होता है कि कैमरा खराब है, डिफेक्टिव है, ठीक है, और जो सेलर है वो ये बात जानता है,
तो फिर ये क्या होगा, ये फ्रॉड के जरिए से एक ट्रांजैक्शन होगी। या फिर अगर एक प्रॉपर्टी की परचेज या सेल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मकान है, ठीक है, और उसके अंदर आप लेट से कि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, वो सिस्टम ठीक नहीं है और इतनी स्मेल आती है कि कोई भी बंदा उस मकान के अंदर नहीं रह सकता। अब ये डिफेक्ट बेचने वाले को पता था लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया और हमें मतलब सामने से नजर नहीं आ रहा। यानी जब आप पानी चला देते हैं उस मकान के अंदर तो फिर हमें पता चलता है कि भाई ये सीवरेज का इसमें मसला है, या फिर 3-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो डिफेक्ट सामने आता है। अब जो खरीदने वाला होगा वो उस टाइम इंस्पेक्शन के दौरान इन चीजों को, इन डिफेक्ट्स को नहीं देख सकता, लेकिन बेचने वाले के नॉलेज में है। तो इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रॉड के जरिए से वजूद में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी कॉन्सेंट फिर फ्री कॉन्सेंट नहीं समझी जाएगी। सेम इज द केस विद मिस रिप्रेजेंटेशन। इसी एग्जांपल को आप ले लें, वो डिफेक्ट मौजूद था लेकिन बेचने वाले को भी उस डिफेक्ट का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में वो डिफेक्ट सामने आया, तो इसको फिर हम फ्रॉड कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीडर इसको किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का अफेक्ट वही है कि जिसके साथ ये कमिट हुआ या जिस पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज हुए उसके ऑप्शन के ऊपर ये वॉइडेबल है। उसके बाद हम मूव करते हैं जो सेक्शन 20 है, जो पांचवा इंग्रेडिएंट था जो कि मौजूद नहीं होना चाहिए फ्री कॉन्सेंट में, दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय द पार्टीज। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है लॉ में, वो ये कहते हैं कि ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए। अब जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम वो घोड़ा मर चुका हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट है ये दोनों पार्टीज के नॉलेज में नहीं था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी कहते हैं कि जब इस तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहां पर जो कॉन्सेंट दी गई, अब यहां पर नुकसान ज्यादा खरीदने वाले को है जिसने पैसे पे किए, ठीक है, तो बेचने वाले को भी नुकसान है लेकिन ज्यादा खरीदने वाले को है, तो खरीदने वाले की ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, ये वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर उस कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो गया तो ये भी फ्री कॉन्सेंट में शुमार नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज ये पार्ट 1 हमने स्टडी किया है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर मेनली हमने जो फ्री कॉन्सेंट का एलिमेंट है कि दो पार्टीज के दरमियान कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, आजाद मर्जी होनी चाहिए, उसको हमने स्टडी किया। और वो 5 एलिमेंट्स जिसकी वजह से कोई भी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं रहती, तो ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।